Hello everyone, most welcome to all of you. I have just finished offline classes. You can see here a rough scene of the whiteboard. This is the important topic that is related to infinitive. आपको ये इस क्लास में हम समझाना चाहेंगे. ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है बट जो समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझेंगे. इन्फिनेटिव हमारा टॉपिक है. इन्फिनेटिव ये इन्फिनेटिव से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे एग्जाम में पूछ दिए गए हैं. हर साल एग्ज़ाम में आता है एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं. इन्फिनेटिव वर्ब का टॉपिक है. किसका टॉपिक है? वर्ब का. और ये सारे क्वेश्चन जो हमने दिए हुए हैं व्हाइट बोर्ड पे रिसर्च किए हैं, ये सब इन्फिनेटिव से ही हैं. तो इन्फिनेटिव दो टाइप के होते हैं. एक्चुअल में ये नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है. तो पहले कुछ समझा देते हैं आपको कि जब वर्ब हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच में. तो वर्ब में प्रिंसिपल वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, ऑक्सिलियरी वर्ब है. ये बेसिक है, ठीक है. इसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव, जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट है. तो फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? तो जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. आसान भाषा में कहें तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. तो यानी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब भी सिंगुलर हो तो उसे फाइनाइट वर्ब कहेंगे. इसको कहेंगे कि आज्ञाकारी वर्ब. जो वर्ब अपने सब्जेक्ट की आज्ञा का पालन करता हो उसे फाइनाइट वर्ब कहेंगे, और जो वर्ब सब्जेक्ट की आज्ञा का पालन नहीं करता हो उसे नॉन फाइनाइट कहेंगे. यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब बदतमीज टाइप के वर्ब होते हैं. और ये नॉन फाइनाइट वर्ब तीन टाइप के होते हैं: इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल. तो आइए यहाँ पे आपको बताते हैं. ये जो है आपका फाइनाइट वर्ब तो आप समझ गए कि जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं. इसका काम खत्म. जैसे ही है तो ही कम्स, ठीक है. यू है तो यू कम. बिकॉज सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. तो आप आराम से समझ सकते हैं कि जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है, जिसको सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसे नॉन फाइनाइट कहते हैं. तो इसीलिए कहा गया है कि एक आज्ञाकारी वर्ब होता है और एक बदतमीज टाइप के वर्ब होते हैं. तो जो आज्ञाकारी वर्ब होते हैं अपने सब्जेक्ट की आज्ञा का पालन करते हैं, और जो बदतमीज टाइप के वर्ब होते हैं वो अपने सब्जेक्ट की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं. और जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलता है उसे नॉन फाइनाइट करते हैं. और ये तीन टाइप के होते हैं. तो यहाँ पे देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला है इन्फिनेटिव, और दूसरा है जिरंड, और थर्ड नंबर पे है पार्टिसिपल. तो ये इसमें से जो भी हम लोग अभी क्लास लिए हैं, ऑफलाइन क्लास अभी जस्ट फिनिश किया है मैंने, तो ये सब हमारे इन्फिनेटिव से क्वेश्चन आया हुआ है. अब इन्फिनेटिव भी दो टाइप के होते हैं. इन्फिनेटिव किसे कहते हैं पहले ये समझेंगे. ये ध्यान देंगे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं. जिरंड किसे कहते हैं? V4, यानी कि आईएनजी. वर्ब में आईएनजी यदि नाउन का काम करे तब उसे जिरंड कहेंगे. लेकिन पार्टिसिपल या तो V3 होंगे या तो V4 होंगे. ये तो खैर हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. लेकिन फिलहाल अभी हम ये समझाना चाहते हैं इन्फिनेटिव क्या है. तो इन्फिनेटिव कोई भी आपसे पूछ दे कि ग्रामर में एक टॉपिक है जिसका नाम इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? तो बस इन्फिनेटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं. तत्काल इतना तो जान लें कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहेंगे, और जिरंड V4 को कहते हैं. आप पार्टिसिपल V3 और V4 को कहते हैं. ये ऐसे वर्ब हैं, ये तीनों वर्ब ही हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल. ये ऐसे वर्ब हैं जिनको सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है. ये सब्जेक्ट के आज्ञा का पालन नहीं करते, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं. क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते तो फाइनाइट वर्ब होते. तो फाइनाइट वर्ब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें कोई टॉपिक है ही नहीं. फाइनाइट वर्ब का कोई टाइप नहीं होता है. लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन टाइप होते हैं. वो ये हैं इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल. अब हम लोग को पता चल चुका है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं: इन्फिनेटिव विथ टू और विदाउट टू. यानी कि विथ टू का मतलब होता है वर्ब के पहले टू लगना, और जब टू लगेगा तो इसको इन्फिनेटिव विथ टू कहेंगे. और जब वर्ब के पहले टू का यूज नहीं होगा तब इसको इन्फिनेटिव विदाउट टू कहते हैं. तो एक बार यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा. अब दूसरा चीज देख लेते हैं. ये दो टाइप के होते हैं इन्फिनेटिव. टाइप्स ऑफ
यहाँ देख सकते हैं आप, टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव। ये कुछ इंफॉर्मेटिव क्लास है, आप समझ सकते हैं। पहला है इन्फिनेटिव विथ टू, ठीक है, और दूसरा है इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो टू में हम लोगों को ये पता है, ऐसा पढ़ना है कि कौन कौन से V1 होते हैं जिसके पहले टू का यूज होता है। तो बहुत बार ऐसा वर्ब आता है जहाँ वर्ब के पहले टू का यूज होता है। आपको पता है कि 2+V1 कॉन्सेप्ट है आपका, 2+V1 कभी भी ये पॉपुलर है। ये सब्जेक्ट के स्थान पे भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी आ सकता है, ठीक है। तो खैर हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं इन्फिनेटिव विदाउट टू। ये जो टॉपिक का नाम लिखा हुआ है देखिएगा, एरर्स रिलेटेड टू इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव में विदाउट टू से एरर आया है। विदाउट टू का मतलब ऐसा कौन सा वर्ब है जिसके पहले टू का यूज नहीं होगा, यानी कि V1 के पहले अगर टू ना हो तब उसे इन्फिनेटिव विदाउट टू कहते हैं, लेकिन V1 के पहले टू हो तो उसको इन्फिनेटिव विथ टू कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में बहुत ऐसे एग्जाम में एरर आता है जहाँ टू का प्रयोग यूज नहीं होना चाहिए वहाँ टू लगा के दे देगा, और जहाँ पे टू होना चाहिए वहाँ से पेपर में हटा देगा। तो कॉमन एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इन्फिनेटिव विदाउट टू, इन्फिनेटिव विदाउट टू का यहाँ पे देखिए मैंने समझाया हुआ है कि कब हम इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज करते हैं, यानी कि कब ऐसा वर्ब आएगा जिसके पहले टू का यूज नहीं होगा। तो इसके लिए ये रूल आप ध्यान रखिएगा। रूल यहाँ लिखवाया हुआ हो सकता है आपको विजिबल हो, दिख रहा हो, और एक बार हम यहाँ पे आपको पढ़ के बता देते हैं। देखिए यहाँ पे लेट, मेक, फील, सी, हियर, नोटिस, ऑब्जर्व, वॉच, प्लीज और नो, ये 10 वर्ड हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। अगर ये 10 वर्ड का यूज, दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक्टिव और पैसिव। अगर ये 10 वर्ड का यूज एक्टिव वॉइस में हुआ तो सेकेंड वर्ड के पहले टू का यूज नहीं करेंगे, और यदि इन 10 वर्ड का यूज पैसिव वॉइस में हुआ हो तो सेकेंड वर्ड जो भी सेंटेंस में आएगा उसके पहले टू होगा। क्योंकि एक्टिव पैसिव ध्यान देंगे कि हम लोग जो मोड ऑफ जनरली कम्युनिकेशन होता है वो दो तरीक़ा से होता है, एक्टिव और पैसिव। तो हम जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि ये 10 वर्ड का यूज, फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। लेट, मेक, फील, सी, हियर, नोटिस, ऑब्जर्व, वॉच, प्लीज और नो। आई होप कि आपको याद हो गया होगा, और नहीं तो एक बार वीडियो को बार बार देखिएगा आप लोग। 10 वर्ड है, इन 10 वर्ड का यूज अगर एक्टिव वॉइस में हो तो दूसरे वर्ड के पहले टू का यूज नहीं होगा, लेकिन इन 10 वर्ड का यूज यदि पैसिव वॉइस में हो तो दूसरे वर्ड के पहले टू होगा। यहाँ हमने लिखा हुआ है ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2 कि इफ दिस आर यूज्ड इन एक्टिव वॉइस। यहाँ देखिए इफ दिस आर, यानी कि 10 वर्ड एक्टिव वॉइस में हो देन द सेकंड वर्ड विल बी इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी कि दूसरे वर्ड के पहले टू का यूज नहीं करना है। बट इफ दिस 10 वर्ड्स आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस देन द सेकंड वर्ड विल बी इन्फिनेटिव विथ टू, यहाँ टू का यूज होगा पैसिव वॉइस में। अब एक्टिव से पैसिव इसमें हमने सारे क्वेश्चन में समझाया हुआ है। यहाँ पे आपको होप कि एक्टिव पैसिव आता होगा, नहीं तो यहाँ पे हमने बेसिक समझाया हुआ है। आपको पता है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्रॉस का नियम कहते हैं। ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि यहाँ देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव में भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, पैसिव में भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं, लेकिन पैसिव का कुछ जो फंक्शन है वो एक्टिव से अलग है, क्योंकि उसमें वर्ब टू भी लगाया जाता है। यहाँ पे देख लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या बना, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बन गए, ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ब है ना, याद रखिएगा जब भी हम एक्टिव से पैसिव करते हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव इज वर्ब। हमारा टारगेट वर्ब पे होना चाहिए, यानी कि जब भी आप पैसिव बनाएंगे तो वर्ब को V3 में रखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू बी, यहाँ पे है वर्ब टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब टू बी क्या होता है, यहाँ हमने साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ देखिएगा वर्ब टू बी में है इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन और बीइंग। ये वर्ब टू बी के नाम से जानते हैं। पेपर में पूछ देता है कि वर्ब टू बी क्या है या क्या होता है, ऑप्शन दे देता है कि गो, कम, रीड और एम। इसमें वर्ब टू बी कौन है, तो एम जो है वो वर्ब टू बी है। तो ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इससे एक्टिव से पैसिव बनाने में सहूलियत होती है। याद कर लीजिएगा आप लोग, वर्ब टू बी में क्या क्या वर्ड आते हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बिन और बीन। और जब पैसिव बनाते हैं ना तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो इज, आर, एम में चेंज करेंगे। ये पी आर मतलब नीचे लिखे हुए हैं प्रेजेंट,
और पास्ट में होगा तो वाज वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। और बी कब लगाते हैं पैसिव में, तो जब मोडाल्स होगा। यहाँ पे मोडाल्स लिख सकते हैं आप। मोडाल्स में क्या आते हैं, 13 मोडाल्स होते हैं, जैसे मे, माइट, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, ये टोटल 13 होते हैं, 13। तो अगर ये मोडाल्स आया होगा ना, तो पैसिव वॉइस में आप बी का यूज करेंगे, ठीक है। और बिन, पैसिव वॉइस में बिन कब बजाते हैं, तो जब हैज, हैव और हैड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया होगा, तो हैज, हैव, हैड के साथ आप उसका पैसिव बनाएंगे तो बिन का यूज करना होगा। तो ये याद रखिएगा, मतलब ऐसे हम समझने के लिए कहते हैं कि सर पैसिव वॉइस में बिन कब बजाते हैं तो बिन कब बजाएंगे, जब हैज, हैव, हैड परफेक्ट टेंस आया होगा, तो उसका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बिन का यूज करना पड़ेगा। जैसे कोई भी सेंटेंस ले लें, हम कहेंगे, यहाँ पे देखिएगा, हम कहेंगे कि आई हैव हेल्प्ड हिम, आई हैव हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की है। अब यहाँ पे हैव आया हुआ है, ये कौन टेंस है, परफेक्ट टेंस है। तो हमने बताया है कि जब भी हैज, हैव, हैड आया हो और उसका पैसिव बना रहे हैं तो बिन बजाना पड़ेगा, यानी कि पैसिव में बिन लगाना होगा। तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहे ऑब्जेक्ट। तो हम क्रॉस का नियम लागू करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। मेन चीज़ आपका ये है चेंज करना है। आपको कोई कहे कि सर हैव हेल्प्ड का पैसिव वॉइस क्या होगा, तो या तो हैव हेल्प्ड का पैसिव वॉइस हैव बीन हेल्प्ड होगा या हैज बीन हेल्प्ड होगा, क्योंकि अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बन के आ रहा है, ये इंपॉर्टेंस है। हैज लगा कि हैव, यहाँ पे हिम का सब्जेक्ट ही हो जाएगा, तो क्रॉस का नियम ही इधर आ जाएगा, आई ऑब्जेक्ट बन के इधर आ जाएगा, मी। लेकिन बीच का चीज, अभी ही के साथ आप ही बोलिए, हैव नहीं लग सकता, हैज लगेगा, क्योंकि ही सिंगुलर है, तो ही हैज। अब पैसिव बनाएंगे तो हैज, हैव, हैड के साथ बताया गया है क्या लगाना है, बिन। और हेल्प्ड और बाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। इस तरह से वर्ब टू बी, ये जो रूल लिखे हैं हमने, वर्ब टू बी पैसिव वॉइस बनाने के लिए बहुत हेल्प करता है। देखिए वर्ब टू बी में क्या है, इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। फिर से एक बार समझिए, इज, आर, एम का यूज प्रेजेंट टेंस में करेंगे, वाज, वर का यूज पास्ट टेंस में करेंगे, और बी का यूज मोडाल्स के लिए करेंगे, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड के लिए। और बिन कब बजाएंगे, जब हैज, हैव, हैड परफेक्ट टेंस आया हो और उसका पैसिव बनाना हो तो बिन का यूज करना है। और बीइंग में आईएनजी लगा है, तो आईएनजी का जवाब आईएनजी से देंगे। अगर कोई सेंटेंस में पहले से आईएनजी हो और वो एक्टिव हो, पैसिव बनाना हो, तो हम उसमें बीइंग का यूज करेंगे। कहेंगे सर कैसे, तो एक एग्जांपल इस पर भी समझा देते हैं आपको, देखिएगा यहाँ पे। चलिए जगह की कमी है, इसको मिटाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए सर पहले से अगर आईएनजी आया हो, जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, तो ये सेंटेंस जो आपको दिख रहा है इसमें पहले से आईएनजी है, और जब आईएनजी आया हो तो आईएनजी के लिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे इसमें भी देखिए बीइंग, इसमें भी आईएनजी है, यानी कि आईएनजी का जवाब आईएनजी से देंगे। ये वर्ब टू बी आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पे बीइंग का यूज करेंगे क्योंकि आईएनजी है, ठीक है। तो क्या ये है सब्जेक्ट और ये रहा ऑब्जेक्ट। और लेटर को पहले ले आएंगे, और लेटर, और ये प्रेजेंट है तो इज लगा है तो इज लगा दीजिए, कंटिन्यूअस टेंस है इज। और राइटिंग आईएनजी के लिए यहाँ से क्या उठाएंगे, बीइंग, याद रखिएगा बीइंग। और आपको पता है कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, यानी कि पैसिव वॉइस ने वर्ब के थर्ड फॉर्म को करोड़ों रुपया दे करके खरीद लिया है, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है और कोई फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब को। तो याद रखेंगे, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, बस काम खत्म। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। तो ये वर्ब टू बी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए सेंटेंस थोड़ा आपको अपडेट करा देते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं। फिर से एक बार रूल याद करा देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इससे पेपर में क्लोज टेस्ट, फिल इन द गैप, कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं भर भर के। तो याद रखिएगा ये द रूल VBI यहाँ लिख देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सुनिए और आप मार्क कीजिएगा। देखिए 10 वर्ड, लेट, मेक, फील, सी, हियर, नोटिस, ऑब्जर्व, वॉच, प्लीज और नो। अगर इन 10 वर्ड का यूज एक्टिव वॉइस में किया गया हो तो दूसरे वर्ड सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड आएंगे ना उस पर खतरा रहता है, तो दूसरे वर्ड के पहले टू का यूज नहीं होगा। फिर से एक बार आई वुड लाइक टू टेल यू अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू पे योर अटेंशन टू मी, आप मेरे को अटेंशन दीजिए। योर सब्जेक्ट विल बी ईजी। ये आपको लगता होगा कि रफ है, बट आई विल मेक यू
एवरीथिंग क्लियर हियर। तो ये 10 वर्ड ध्यान रखिएगा, 10 वर्ड हमारा अगर एक्टिव वॉइस में हो यूज किया जाए तो दूसरे वर्ब के पहले टू का यूज नहीं करना है। लेकिन अगर ये 10 वर्ड का यूज पैसिव वॉइस में हो तो दूसरे वर्ब के पहले टू का यूज करना है। हमने एक्टिव पैसिव आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस है आई हर्ड द पोस्टमैन नॉक एट द गेट। मान लिया जाए कि ये पेपर में आ जाए एग्जाम में, तो हम कहेंगे कि सर ए में एरर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बी में है, सी में है, कि डी में, नो एरर। अब स्टूडेंट को नॉलेज की कमी के चलते वो कहीं अपना जहाँ उसको अच्छा नहीं लगता है पढ़ने में, ऑड लगता है, वहाँ एरर दे देता है, कहता है कि नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता है, नॉक की जगह नॉकिंग होगा। अब वो उसको लगता है कि यहाँ पे एरर है, आई हर्ड द पोस्टमैन नॉक एट द गेट, इसको क्लिक कर देता है। जैसे देखिए ऑफलाइन अभी क्लास लिया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें क्लिक किए हुए हैं, लेकिन ये जवाब गलत है क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है। अब कहेंगे सर कैसे, हमने तो ये सुना है कि आई हर्ड द पोस्टमैन नॉकिंग एट द डोर, लेकिन ये पहली बार आप देख रहे हैं कि आई हर्ड द पोस्टमैन नॉक एट द डोर, ये सही है। क्यों सही है का रीजन बताते हैं, देखिए यहाँ ध्यान से 10 वर्ड लिखवाए थे अपने, ये 10 वर्ड देखिए लेट मेक फील सी हियर नोटिस ऑब्जर्व वॉच प्लीज नो। इन 10 वर्ड में इनमें से कौन सा वर्ड आया है, और जो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आते हैं ना वो मेन वर्ब होता है, यानी कि वो मतलब बहुत पावरफुल वर्ब होता है, ये ओरिजिनल वर्ब है। और ये दूसरा वर्ब जो होता है ये आप कह सकते हैं नकली है, इससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट के करीब होता है, यानी कि सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद, ठीक है। तो सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद अगर इन 10 वर्ब में से कोई भी आया हो तब ये ट्रिक लागू होगा। तो जानिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 10 वर्ड आपको दिख जाए तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में एरर तो आएंगे ही आएंगे। अगर कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप सही आंसर देंगे, और तुक्का मारने का क्या भरोसा, क्या पता क्या होने वाला है, आई डोंट नो। और आपको भी पता है कि तुक्का इज जस्ट लाइक मुक्का। खैर यहाँ आइए, ये देखिए आई हर्ड द पोस्टमैन नॉक एट द गेट, और हर्ड सब्जेक्ट के बाद हर्ड आया, ये 10 वर्ड में है। यहाँ देखिए हियर, हियर का पास्ट टेंस हर्ड होता है। तो जब पहला वर्ब है ये इसके इस सेंटेंस में पहला आया हुआ वर्ब है और दूसरा वर्ब ये है आपका सेकंड वर्ब। तो बोला गया है कि अगर इन 10 वर्ड का यूज एक्टिव वॉइस में हो तो दूसरे वर्ब के पहले टू का यूज नहीं करना है। तो दूसरे वर्ब के पहले टू का यूज है भी नहीं है टू, तो ये सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है, सही है, क्योंकि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव किसे कहते हैं, जब सब्जेक्ट खुद काम करे, यानी कि सब्जेक्ट एक्टिव हो तब उस काम करने में तो एक्टिव वॉइस कहेंगे। लेकिन काम करने में सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, डल है, डेड है, मोनोटोनस है, तब वो पैसिव वॉइस होता है। यहाँ आई हर्ड मैंने सुना, तो हम सुने हैं तो एक्टिव है, एक्टिवली सुने हैं तो ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन हम सुने नहीं, हमको सुनाया गया है, तब वो पैसिव वॉइस होगा। लेकिन ये एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में ध्यान रखेंगे कि अगर 10 वर्ड में से कोई भी फर्स्ट वर्ब के रूप में आता है तो सेकंड वर्ब के पहले टू का यूज नहीं होगा, ये सेंटेंस सही है। अब इसको एक और कंसेप्ट है, ध्यान रखेंगे कि नॉक की जगह क्या नॉकिंग नहीं होगा, नॉकिंग भी होंगे। एक कंसेप्ट ये है कि अगर फर्स्ट वर्ब इज रिलेटेड टू सेंस ऑर्गन्स देन द सेकंड वर्ब कैन आइदर बी V1 और V4। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि फर्स्ट वर्ब इज रिलेटेड टू सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स में क्या क्या चीज़ आते हैं, आँख, कान, नाक, जीव, ये सब टेस्ट, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। तो याद रखिएगा सब्जेक्ट के बाद जो फर्स्ट वर्ब आता है अगर वो सेंस ऑर्गन्स से रिलेटेड होता है तो सेकंड वर्ब के पहले सेकंड वर्ब को या तो V1 में कन्वर्ट करेंगे या तो V4 में। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद है। तो ये 10 वर्ड देखिए, ये फर्स्ट वर्ब है, फर्स्ट वर्ब हर्ड सेंस ऑर्गन्स है। तो सेंस ऑर्गन्स है तो सेकंड वर्ड जो है या तो आप उसको V1 में छोड़ दीजिए या तो V4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको दोनों अधिकार है। तो V1 में है, V4 करना चाहेंगे तो नॉक का क्या हो जाएगा, नॉकिंग, यानी कि नॉक भी सही है और नॉकिंग भी सही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका जब हम अब कभी भी पेपर में ऐसे आ जाए कि आई हर्ड द पोस्टमैन टू नॉक, टू आ जाए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नियम कट जाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक्टिव वॉइस है और दूसरे वर्ब के पहले टू नहीं होगा। एक बात और याद रखें, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ING के पहले टू लगा देते हैं। ING के पहले टू ना लगाएं, तभी लगाएं जब वो फ्रेज हो या कुछ अलग तरह का सेंटेंस हो, वरना ING के पहले टू का यूज नहीं करते। तो यहाँ टू का यूज नहीं होगा। और नॉकिंग, आई हर्ड द पोस्टमैन नॉकिंग एट द गेट, ये भी सही है, या आई हर्ड द पोस्टमैन नॉक एट द गेट, ये भी सही है। अब पैसिव बनाते हैं। तो आपको पता है
कि जब भी पैसे बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है। तो वर्ब के इमीडिएट बाद जो आएगा ऑब्जेक्ट उसी को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो वर्ब के बाद द पोस्टमैन आया है तो दो पोस्टमैन को पहले लिखा है द पोस्टमैन, आइए पास्ट टेंस है तो क्या लगाएंगे वॉज, द पोस्टमैन वॉज हर्ड। अब पैसिव वॉइस में बताया गया है कि टू लगेगा, याद रखिएगा। एक्टिव वॉइस में दूसरे वर्ब के पहले टू नहीं लगेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में दूसरे वर्ब के पहले टू लगेगा। तो द पोस्टमैन वाज हर्ड ये है पहला, और दूसरा वर्ब आ रहा है तो टू लग जाएगा। द पोस्टमैन वाज हर्ड टू नॉक एट द गेट। इसी तरह से आप ये सारा क्वेश्चन को चाहें तो समझ सकते हैं, थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमने ऑफलाइन क्लास लिया है और थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगी, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताया है थोड़ा आप समझिएगा। एक और क्वेश्चन समझा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आई विल मेक यू टू प्ले क्रिकेट। देखिए इसको ध्यान से, एग्जाम में CGL के एग्जाम में NDA, बैंकिंग, DSSB या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हम लोग देते हैं तो एरर कहीं से भी आ सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से आएगा, लेकिन ये तो फिर भी हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक की पढ़ाई कर रहे हैं। इन्फिनेटिव से आया हुआ क्वेश्चन है। इन्फिनेटिव दो टाइप का होता है, अभी बताया आपको, इन्फिनेटिव विथ टू और विदाउट टू। यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव करते हैं, कब इसके पहले टू लगेगा और कब टू नहीं लगेगा की पढ़ाई चल रही है। अब इसमें देखिए, मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, आई विल मेक यू टू प्ले क्रिकेट, तो हम लोग तरह तरह के दिमाग लगाते लगने शुरू कर देते हैं कि हो सकता है एरर है, नहीं है, हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। आई विल मेक यू टू प्ले क्रिकेट, इस सेंटेंस का रिसर्च करते हैं। इसमें फर्स्ट वर्ब कौन है, मेक, और दूसरा वर्ब कौन है, प्ले। यानी कि इस सेंटेंस में टोटल दो मेन वर्ब आए हैं। अब फर्स्ट मेन वर्ब सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, तो फर्स्ट मेन वर्ब, अब यहाँ देखिए मेक, हमने रूल लिखवाए हैं, ट्रिक है ये, लेट मेक मेक। देखिए ये 10 वर्ड में से मेक आया हुआ है, तो अगर ये 10 वर्ड का ही मान्य है और दूसरा वर्ब आए तो आप टू लगा सकते हैं। तो अगर 10 वर्ड में से कोई भी आया हो फर्स्ट वर्ब की तरह और सेकंड वर्ब भी आया हो तो सेकंड वर्ब के पहले टू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटेंस एक्टिव में है। आई विल मेक यू प्ले क्रिकेट होगा, आई विल मेक यू टू प्ले क्रिकेट नहीं होगा, टू को हम हटा देंगे, टू गलत है। इस तरह से एग्जाम में एरर आते हैं। अब इसका पैसिव बनाया गया है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, आई विल मेक यू प्ले क्रिकेट का मतलब होगा कि मैं आपको क्रिकेट खिलाऊंगा, यानी कि हम एक्टिव हैं आपको खिलाने में क्रिकेट। तो एक्टिव वॉइस है तो दूसरे वर्ब के पहले टू का यूज नहीं करना है, लेकिन पैसिव वॉइस होगा तो टू का यूज होगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया यू विल। अब विल के साथ हमने बताया है कि विल के साथ मोडाल्स के साथ बी का यूज करते हैं, तो यू विल बी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड। अब देखिए ये प्ले आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, यू विल बी मेड टू प्ले, टू प्ले क्रिकेट। यहाँ टू लगाना होगा, लेकिन यहाँ टू नहीं लगाएंगे। एक और क्वेश्चन समझा देते हैं। यहाँ देखिए 6 नंबर, ही टोल्ड मी टू बाई दिस बाइक। अब ये नहीं कि सारा हम उसी हिसाब से करते थे, नहीं सर यहाँ टू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ टोल्ड आया है। टोल्ड 10 वर्ड में नहीं है, ये 10 वर्ड पे आपका पूरा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि इन 10 वर्ड को ध्यान में रखेंगे। लेट, मेक, फील, सी, हियर, नोटिस, ऑब्जर्व, वॉच, प्लीज और नो। ठीक है, ये 10 वर्ड अगर एक्टिव वॉइस में यूज किया जाए तो दूसरे वर्ड के पहले टू का यूज नहीं होगा, और पैसिव वॉइस में होगा तो टू होगा। लेकिन इन देखिए यहाँ पे 6 वर्ड में टोल्ड आया है, टोल्ड इन 10 वर्ड में नहीं है, तो यानी कि दूसरे वर्ड के पहले एक्टिव वॉइस है तो दूसरे वर्ड के पहले टू का यूज हो गया। ही टोल्ड मी टू बाई दिस बाइक। ठीक है, लेकिन अगर टोल्ड की जगह इन 10 में से कोई वर्ड होता यहाँ पे तो ये दूसरे वर्ड के पहले टू जो यूज होता है वो गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको देखना है। और ये इन्फिनेटिव विदाउट टू से आए हुए एरर हैं, कहाँ कहाँ टू का यूज नहीं होगा और कहाँ होगा। ठीक है, तो आई विल मेक दिस वीडियो वंस अगेन and I will make you understand very clearly about infinitive without to and infinitive with to. But today I have just finished my offline classes, so I would like to make you understand it. So thank you very much and best of luck. We shall see you in the next class. Thank you very much. Best of luck. Jai Hind.